कश्मीर लाइफ के आज के शुमारे में आपका इस्तकबाल है। आपको ये मालूम ही होगा कि हुकूमत की तरफ से नए रूल्स के तहत जो फी फिक्सेशन और रेगुलेशन कमेटी है जम्मू कश्मीर की, उन्हें ये अथॉरिटी दी गई है, उन्हें ये इख्तियारात दिए गए हैं कि प्राइवेट स्कूल्स जो है, अगर उनमें किसी भी प्राइवेट स्कूल की तरफ से अदम तामीर होती है, तो जो जिक्र किया गया है फी फिक्सेशन और रेगुलेशन कमेटी जम्मू कश्मीर का, वो ये अथॉरिटी रखती है कि वो प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ बाकायदा एक्शन ले सकती है। इस ताल्लुक से जहां एक तरफ से पेरेंट्स तो खुश नजर आ रहे हैं, वही कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो डिलेमा में हैं, जिनका ये कहना है कि क्या ये सिर्फ कागजी काम ही है या इससे जमीनी सतह पर अमलाया भी जाएगा। वही जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर है, उनका अपना रद्द अमल है। इस ताल्लुक से अभी इस वक्त तफसीलन हम बात करेंगे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कश्मीर के प्रेसिडेंट जी अनवर साहब से। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया कश्मीर लाइव की दावत कबूल करने के लिए। शुक्रिया आपका जी। जिस तरह से मैं अभी अर्ज कर ही रही थी कि मसला दरअसल इस वक्त क्या है, जो हुकूमत की तरफ से ये रूल्स के तहत फी फिक्सेशन और रेगुलेशन कमेटी को ये इख्तियारात दिए गए हैं कि वो प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। कुछ उसमें रूल्स नोटिफाई किए गए हैं, उस ताल्लुक से हमने एक वीडियो नाजरीन तक पहुंचाया। क्या इसकी आप वजाहत करेंगे? देखिए इकरा जी, पहली बात यह है कि तालीम देना सरकार का काम है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ये गवर्नमेंट का काम है तालीम देना जी। ये प्राइवेट सेक्टर का काम नहीं है। प्राइवेट सेक्टर सिर्फ सरकार को कम्प्लीमेंट सप्लीमेंट कर रही है। और आज तक अगर प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ है तो उसके मेरिट कहीं न कहीं वैक्यूम था, कहीं न कहीं जरूरत थी, कहीं न कहीं पे अपने मेरिट के बिना पे प्राइवेट सेक्टर को जगह मिली। अब देखिए हमारे पास, जब हमारी स्टेट थी यूटी से पहले 1951 का जो एजुकेशन एक्ट था, जो एक फ्यूचरिस्टिक जिसमें विजन था एजुकेशन के ताल्लुक से, उसके बाद 1986 एजुकेशन एक्ट, इसके बाद 2002 एजुकेशन एक्ट। ये तीनों एजुकेशन एक्ट को अगर हम पढ़ें, अगर हम गौर से देखें, तो उसमें अगर कहीं कहीं पे दिक्कत थी तो वो इम्प्लीमेंटेशन में थी। एक्ट में कोई दिक्कत की बात तो नहीं थी। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन तो 1951 में यहाँ लागू किया गया। दूसरे स्टेट्स में तो बाद की बात है, बाद में जो लागू किया गया। अब इस वक्त जो सरकार ने अमेंडमेंट की है, हर एक जानता है कि इस वक्त यूटी बनने के बाद पब्लिक रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में नहीं है, ग्राउंड सिचुएशन शायद सरकार के पास नहीं है, बाबू लोग सरकार चला रहे हैं इस वक्त। अब सीधी सी बात है, ये जो अमेंडमेंट्स लाई गई है, इनका रैशनल क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, कौन सी रिसर्च है, कौन सा ग्राउंड वर्क किया गया है। हम जो बात कह रहे हैं वो कोई रॉकेट साइंस नहीं, वो सिंपल सी बात है कि आपके पास, सरकार के पास ऑलरेडी कई सारे मॉडल हैं। गुजरात मॉडल ऑफ एजुकेशन है, यूपी मॉडल ऑफ एजुकेशन है। हम सिंपल सी ही बात कहते हैं कि आपके जो दूसरे स्टेट्स में एक्ट हैं, गुजरात में जो है, यूपी में जो है, महाराष्ट्र में है या कर्नाटका में है, वही यहाँ भी लागू कर लीजिए। अब तो ये स्टेट नहीं रही, अब तो यूटी है। जब यूटी है तो जो दूसरे स्टेट्स का कानून है वही यहाँ लागू कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। आप यहाँ के लिए अलग कानून, अलग यार्ड, इसका लॉजिक क्या है? अगर आपको समझता है कि यहाँ के ऑफिसर्स बहुत ही बड़े स्कॉलर हैं, बहुत ही बड़ी नजर उनकी है, तो फिर उनको रिकमेंड करना चाहिए। ये तो अब यूटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड करना चाहिए कि ये लॉ जो जम्मू कश्मीर के हैं दूसरे स्टेट्स में भी लगाइए। फिर तो ऑल ओवर इंडिया ये रूल्स लागू होने चाहिए। क्यों जम्मू कश्मीर में ऐसे कवानीन लाए जा रहे हैं जो इंडिया की किसी और स्टेट में नहीं है? क्या लॉजिक है, क्या रीजन है? दूसरी बात, लिटरेसी रेट कम होती जा रही है। 10% पिछले 2-3 सालों में 10% लिटरेसी रेट ऑलरेडी कम हो चुकी है। 89 से 79 तक कश्मीर की लिटरेसी रेट ऑलरेडी पहुंच चुकी है। ड्रॉप आउट की रेट भी बढ़ चुकी है। अब जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त ड्रग एडिक्शंस वो भी बढ़ती जा रही है। देखिए, तालीमी निजाम को हम बार बार ये कहते हैं कि तालीम पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन शुड बी पॉलिटिक्स न्यूट्रल, क्योंकि ये किसी कौम का फ्यूचर होता है, मुस्तकबिल होता है। अब हम ये समझते हैं कि शायद एलजी साहब को मिसगाइड किया गया, उनको मिसलीड किया गया, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट्स की गई है, ये तो
ये तो वाज़ह तौर पे सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उनकी तो खुल्लम खुला उनके खिलाफ ये हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को जो ऑटोनॉमी दी है, जो प्राइवेट स्कूलों को एक जो ऑटोनॉमस जो उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी है, ये तो उसी पे कदगन है। अब सवाल ये है, ये जिस ऑफिसर्स ने भी रिकमेंड किए हों या जिस अथॉरिटी ने भी ये रूल्स रिकमेंड किए हैं, हमें पता नहीं कि उन्होंने ये अथॉरिटी कहां से ड्रा की, एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, वी बिलीव इन चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन। हम सिर्फ स्कूल वाले नहीं है, हम खुद पेरेंट भी हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारा फोकस चाइल्ड है। इसी वजह से हम जो बच्चे पे मेहनत करते हैं, जो बच्चे के फ्यूचर को सुधारने के लिए जो कोशिश हम करते हैं, उसी का नतीजा है कि पेरेंट्स का हम पे इतना ट्रस्ट है कि वो अपने बच्चे को हमारे स्कूल में दाखिल करते हैं। हालांकि हमारे स्कूल में फॉर एवरीथिंग दे हैव टू पे, किताब हो, यूनिफॉर्म हो, ट्रांसपोर्ट हो, हर के लिए पेरेंट को पे करना है। इसके बरकत सरकार में खाना भी फ्री, वर्दी भी फ्री, हर चीज फ्री, लेकिन उसके बाद भी एक पेरेंट अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेज रहा है, वो प्रेफरेंस दे रहा है। वारसा बिल्कुल सही कहना है आपका। जिस तरह से आप अभी वजह फरमा रहे थे कि आजकल के दौर में, जो जदीद दौर है, यहाँ पर हर एक वालिदैन यही चाहते हैं कि उनके बच्चे आला तालीम हासिल कर सकें, मयारी तालीम हासिल कर सकें, तो इसलिए प्राइवेट स्कूल्स में उनका दाखिला होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से हम अभी अमेंडमेंट के हवाले से बात कर रहे थे, रूल्स में अमेंडमेंट लाई गई है, पेरेंट्स का काफी वक्त से ये डिमांड रही है, क्योंकि जो हमने इससे कबल वीडियो किया था उसमें भी कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे, कहना था पेरेंट्स का कि हाँ, ये एक अच्छा स्टेप हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि जो स्कूल अथॉरिटी है, प्राइवेट स्कूल अथॉरिटी है, उन पे कोई बाकायदा चेक नहीं हुआ करता था। इस ताल्लुक से आपका क्या कहना है? देखिए, सिंपल सी बात है, मैं बार बार कहता हूं कि हम जो बात कहते हैं वो सिंपल है, उसमें कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है। सरकार की पॉलिसी पब्लिक परसेप्शन के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। सरकार की पॉलिसी लॉजिक ड्रिवन और एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। क्या एविडेंस है सरकार के पास, क्या रिसर्च है सरकार के पास, जिस बिना पे वो कहते हैं कि भाई स्कूलों में ये ज्यादतियां हो रही थी या स्कूलों पे कंट्रोल नहीं था या स्कूल कहीं ज्यादती कर रहे थे, तो हमने इस तरह से इन पे ये शिकंजा कसा है। कोई एविडेंस होनी चाहिए, कोई लॉजिक होना चाहिए। जहां तक हम ये कह सकते हैं लोगों की जो शिकायत रही है, अब मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। देखिए, रिसेंटली अगर इकरा जी आपने अखबारों में देखा होगा, हम उन लोगों की बाकायदा प्रोफाइलिंग करते हैं जो प्राइवेट स्कूलों के बारे में लिखते रहते हैं। रिसेंटली हमने साइबर सेल में बाकायदा एक केस भी किया था। उसमें अब उन लोगों को जब साइबर सेल ने ट्रेस किया, क्योंकि उन्होंने फेक आईडी रखे थे, उनसे जब हमने पूछा, उनके पास कोई लॉजिक नहीं था। अब वो सिर्फ फन बनाने के लिए, जैसे एक फन चला है सोशल मीडिया पे, जो जेन्युइन पेरेंट है वो हमारे खिलाफ नहीं है। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। एक हमारे पास 6.25 लाख बच्चे हमारे स्कूलों में, सिर्फ लाख बच्चों में, अगर का मतलब हो गए 14 लाख पेरेंट्स। अगर 14 लाख पेरेंट में से 10, 20, 30, 40, 50 पेरेंट हमारे खिलाफ भी हैं, हाउ डज इट मैटर? जो मेजॉरिटी आपको लगता है 14 लाख में से सिर्फ 10-20 पेरेंट्स ही ऐसे होंगे जो आपके? तो देखिए, मैं जो बात करता हूँ वो एविडेंस बेस पे करता हूँ, क्योंकि हमारे पास पूरा सेटअप है। हम पब्लिक ग्रीवेंस हमेशा एड्रेस करते रहते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ कि कहीं कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग का मामला है। हर स्कूल की अपनी एक पेरेंट एक रिप्रेजेंटेशन होती है, हर स्कूल में पेरेंट्स की रिप्रेजेंटेशन होती है। हम उसी फीडबैक पे काम करते हैं, इसी वजह से तो पेरेंट हमारे पास आते हैं। अब सवाल ये है, जो लोग कहते हैं कि हम पेरेंट्स एसोसिएशन है, हम रिप्रेजेंट करते हैं पेरेंट्स को। देखिए, हर स्कूल की अपनी इकोनॉमी है, अपना क्लाइंटेज है, अपना क्लास ऑफ पेरेंट है। एक स्कूल ट्रस्ट के अंडर चलता है जिसकी फीस 200, 250, 300, 400 है। एक स्कूल जो कम्युनिटी स्कूल्स होते हैं, एक स्कूल वो भी है जो टोटली प्राइवेट है, जिसकी अपनी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। एक स्कूल एडेड है, जैसे मिशनरी स्कूल्स हैं। अब मुझे बताइए, क्या एक गांव के या शहरी खास के पेरेंट को आप कंपेयर कर सकते हैं उस क्लास ऑफ पेरेंट के साथ जो डीपीएस में या मिशनरी स्कूलों में या दूसरे स्कूल, हाई एंड स्कूल में अपने बच्चे को भेज रहा है? उनकी रिक्वायरमेंट अलग। ठीक। अब क्या है कि जो हमारे पास, हम ये बार बार कहते हैं कि जो पढ़े लिखे
जो बिग पेरेंट, जेन्युइन पेरेंट जिनको, वो आए सामने, ग्रीवेंस लाते हैं, कंप्लेंट करते हैं, देयर एंड देन वो सॉल्व हो जाती है। अब कुछ बिल्कुल लोग सही इसमें कहना है पॉलिटिक्स आपका। करते हैं। ठीक, हम्म देखिए हम्म मैं बार बार इसी वजह से सरकार का यही रोल था कि सरकार देखे कि जो जेन्युइन पेरेंट्स हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास है, सिविल सोसाइटी है, हमें खुशी है अगर उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। अब उसके हम्म। बरकस आप बाबूज को, पॉलिटिकल लोगों को उनकी राय पे फैसले करेंगे तो वो सही नहीं होंगे। अब या देखिए, मेरा एक सवाल है, मैं आई एम सॉरी, मैं आपको यहाँ पर टोक रही हूँ। एक सवाल इसी से रिलेटेड है। दरअसल ये है कि मैंने वो रूल्स मैंने दरअसल खुद पढ़े और उसमें एक ये भी था कि आप बाकायदा जो फी फिक्सेशन और रेगुलेशन कमेटी है वो पहले ये देखे कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां पर मयारी तालीम है या नहीं है। उसके बाद ये देखे कि फी जो है कितना यही तलब किया हमारा जा रहा कहना है। उसके बाद एट पार अगर हो तब जाके वो सही माना जाएगा। इससे क्या देखिए प्रॉब्लम है, इससे क्या प्रॉब्लम है देखिए सर? कि फी कमेटी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, आप उसकी फैसिलिटीज देखे, उसकी क्वालिटीज देखे, फी फिक्स करने में कोई एतराज नहीं। लेकिन पिछले 7 सालों से, जब से ये फी कमेटी बनी है, इट हैज जी नॉट विजिटेड ए सिंगल स्कूल इन जम्मू एंड कश्मीर, नॉट ए सिंगल स्कूल। सीधे आयरनी देखिए, ये लोगों को मिसलीड किया जा रहा है, लोगों को धोखा दिया जा रहा है। मैंने जो इससे पहले चेयरमैन साहब थे या जो इस वक्त चेयरमैन साहब हैं, उनको हाथ जोड़ के उनको गुजारिश मैंने की कि जनाब आप ये ऑफिसों में बैठ के जो ऑर्डर निकालते हैं, ये बिल्कुल कंट्राडिक्टरी ऑर्डर्स हैं। इन ऑर्डर्स में काफी भेदभाव है, इन ऑर्डर्स में कोई लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ कागजों की नोटा नोटी पे हो रहा है, बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रही है। आप जरा किसी एक स्कूल में पहले आइए, फिर देखिए कि जो आपने ऑर्डर निकाला क्या वो सही ऑर्डर गलत है। आज तक मैं फी कमेटी को चैलेंज करता हूं, हैव दे विजिटेड ए सिंगल स्कूल? दूसरी बात, अब फीस कमेटी एक ऑफिस श्रीनगर में, एक जम्मू में है, और हमारे 6,500 स्कूल हैं। क्या इज इट पॉसिबल फॉर ए सिंगल ऑफिस टू विजिट, प्रैक्टिकली देखें उन 6,500 स्कूलों को? अगर वो अगर वो इंस्पेक्शन करना स्टार्ट भी करेंगे तो 60-70 जी साल के बाद हमारे कुछ स्कूलों की टर्न आएगी। ये सिंपली पब्लिक ओपिनियन डिविएट करने वाली बात है, ये डिविएशन की बात है। हम चाहते हैं, मैं तो खुश हूं, हम तो सरकार को यहां से करेंगे, मेक पैरामीटर्स, फैसिलिटीज के हिसाब से, क्वालिटीज के हिसाब से, और एक जेन्युइन ट्रांसपेरेंट हिसाब से आप पॉलिसीज बनाइए, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन जो आप एक कंट्रोल मैकेनिज्म जो ला रहे हैं, जो आप हमारे गले पे, हमारे शहरक पे हाथ रख रहे हैं, जो जो आप जो एक दबाव के जरिए हमसे आप क्या करवाना चाहते हैं वो आप ही अच्छी तरह से जाने, वो जाति की बात है। बाकी हम इसमें खुश हैं, अगर एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो हम उसके साथ हैं। हम कहते हैं, बिल्कुल इसीलिए बचा। हम कहते हैं कि आप लाइए जी यूपी का मॉडल, आप लाइए गुजरात का मॉडल, आप लाइए दिल्ली का मॉडल। क्यों आपने स्पेशल ऐसे, आप एजुकेशन को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, आप स्कूलों को ह्यूमिलेट कर रहे हैं, आपने जी स्कूलों पे जीना तंग हाँ, मेरा एक कर दिया। सवाल जी, मेरा एक सवाल वजह फरमा रहे हैं आप, जिस तरह से हम ये जरूर जानेंगे आपसे कि आने वाले दिनों में जो इस तरह के रूल्स, नए रूल्स अमेंड किए गए हैं, इससे क्या आने वाले दिनों में नताइज देखने को मिलेंगे, वो हम जरूर जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा ये सवाल है, जो फी फिक्सेशन और रेगुलेशन कमेटी जम्मू कश्मीर है, शायद ही इस ताल्लुक से जो वालिदैन हैं उन्होंने इसे कबूल सुना हो, शायद जानते ही नहीं कि ये कुछ ऐसी बॉडी भी है जो अथॉरिटी रखती है। इससे पहले क्या इनका काम था, और अब जो इनको अथॉरिटी दी गई है, क्या आपको लगता है इस ताल्लुक से काम हो पाएगा, या इससे पहले जो इनका रोल था वो क्या था? वजाहतन देखिए बताइए। देखिए पहली बात है कि 2014 से पहले यहाँ कोई फी कमेटी नहीं थी। ठीक, ओके। अब 2014 के सैलाब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2015 या 2016 में जब एक कमेटी बनी थी, तो चूंकि उस वक्त लॉज नहीं थे, रूल्स नहीं थे, तो हाई जी कोर्ट ने कहा था कि देखिए जब तक सरकार रूल्स बनाती है, जब तक गाइडलाइंस बनाती है, तब तक जी देयर मस्ट बी ए फी रेगुलेशन कमेटी, और उसका काम होगा टू रेगुलेट फी। देखिए देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन रेगुलेशन ऑफ फी एंड फिक्सेशन ऑफ फी। फीस ये ऐसी बात है कि अगर हम होटल पे जाते हैं चाय कप पीने के लिए, ये 5 स्टार होटल भी हो सकता है, 3 स्टार भी हो सकता है, ढाबा भी हो सकता है, 10 रुपए का भी चाय कप है, 50 का भी है, 300 का भी। अब ठीक है, अब आप होटल में जाके चाय कप के रेट फिक्स नहीं कर सकते, वो तो होटल वाला ही करेगा ना। आप उसकी सर्विस देखेंगे, आप उसकी क्वालिटी देखेंगे। सीधी सी बात है, जो सर्विस प्रोवाइडर है वही अपने सर्विसेज की रेट फिक्स करता है, कंज्यूमर तो रेट फिक्स नहीं कर सकता है।
इसी बट तरह एट से एंड ऑफ द डे कंज्यूमर तो देखता नहीं कि क्या ये लायक है या नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी है। हम्म, किसी को हम मजबूर नहीं करें कि आप मेरे स्कूल में ही आइए। स्कूलों की अच्छा। कैटेगरीज हैं ABCD। पेरेंट को अपने हम्म, बजट के हिसाब से देखना है कि मुझे कौन सा स्कूल सूट करता है। फिर हम्म, ये स्कूल का काम है फी फिक्स करना, जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के हिसाब से। ऑल ओवर इंडिया यही, ऑल ओवर वर्ल्ड यही है। फिर अच्छा। फीस फिक्स हो गई। उसके बाद फी फिक्सेशन का कमेटी का काम होता है टू रेगुलेट कि हाँ। फीस वो कभी मनमानी तो नहीं हो रही है, मिड सेशन में फी तो नहीं बढ़ाया जा रहा है, या कोई गलत हम्म, तरीके से पेरेंट से एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं किया जा रहा है। ये है रेगुलेशन, फिक्सेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फी। अब सीधे ये फी कमेटी का रोल ही नहीं है। अगर फी कमेटी को सब कुछ करना तो प्राइवेट सेक्टर के लिए कौन सी जगह है? सो व्हाई शुड अ पर्सन इन्वेस्ट? कि मैं इन्वेस्ट करूं और आप डिसाइड करेंगे कि मैं कितने पैसे दूंगा, ये कौन सा लॉजिक है? ये तो बिल्कुल ओपन, ये तो मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी, ये तो ओपन मार्केट है। एक मार्केट इसको अगर आप समझते हैं, जो देखिए, एक तरफ से हमें कहा जा रहा है कि आप नॉन प्रॉफिट बेस पे काम कर लीजिए, ठीक, अच्छा। ये नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी है, ये सोशल सर्विस है। दूसरी तरफ से हम पे सारे कॉमर्शियल टैक्सेस हैं, हमारी गाड़ियों पे सारे वो टैक्स हैं जो दूसरी गाड़ियों पे है। ओके। हमें वो सारे टैक्स देने पड़ते हैं जो आम कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स को है। हमारी रजिस्ट्रेशन शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट के तहत भी हो रही है। अब मुझे बताइए, सरकार की जो डाइकोटमी है कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अब चूंकि इसी वजह से मैंने कहा कि 1951 का एक्ट और 2002 का एक्ट और 1986 का एक्ट, अगर आप जी। उसको देखोगे, उस एक्ट्स में एक सिस्टम था, एक विजन था। अब ये जो रूल है, ये गला दबाने वाली बात है, ये कंट्रोल मैकेनिज्म है, इसमें कोई विजन नहीं है, ये चाइल्ड सेंट्रिक नहीं है। अगर ये चाइल्ड सेंट्रिक होता, मुझे बताइए, फिर सरकार को अपने स्कूलों के बारे में भी तो यही रूल इख्तियार करनी चाहिए। देखिए, बच्चा, एक गरीब बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, ये जी। बच्चा तो जी। सरकारी स्कूल में भी पढ़ता है। क्या वजह है कि अगर ये गरीब बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है तो सिस्टम सपोर्ट्स हिम, अगर यही गरीब बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता है तो सिस्टम होस्टाइल हो जाता है। क्या वजह है? अब हमारे स्कूलों में एवरेज आप बात करेंगे, 150-200 से फीस स्टार्ट होगी 6,000 तक, 5,000 तक। चंद स्कूल हैं जिनकी फीस 3,000, 4,000 वगैरह है। ज्यादातर स्कूलों की 1,000, 1,200, 1,500, 700, 800, 150 स्टार्ट है। हमने जो इसकी एवरेज निकाली है 530 रुपया एक बच्चे पे, एवरेज की बात करता हूँ। एवरेज में एक बच्चे पे एक महीने का 530 रुपया खर्चा आता है हमारे प्राइवेट स्कूलों में। और सरकारी स्कूलों में एक बच्चे पे एक महीने का 11,500 रुपया खर्चा आता है। और ओके। अगर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से देखेंगे तो सरकारी स्कूलों में 18,500 रुपये एक बच्चे पे एक महीने का खर्चा आता है। नाउ कंपेयर 530 रुपये को आप 18,500 से कंपेयर कर दीजिए, ठीक। इसी वजह से हम बार बार कहते हैं कि अगर सरकार सिंसियर है, अगर वो लोगों का दर्द समझती है, तो भाई आप ये जो 11,500 रुपए एक बच्चे पे सरकार में खर्च कर रहे हैं, ये 11,500 रुपए आप पेरेंट के अकाउंट में डालिए एज एन एजुकेशन वोचर। पेरेंट की मर्जी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चे को किस स्कूल में डाले, वेदर ही एडमिट्स इन प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन आप क्या करते हैं कि आप 11,500 रुपए इस बच्चे पे खर्च करते हैं, लेकिन चॉइस अपने पास रखते हैं। आप एक गरीब पेरेंट को मजबूर करते हैं कि आप गवर्नमेंट स्कूल में जाओ तो 11,500 रुपए में आप पे खर्च करूंगा, आप प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो मैं वहां पे आपका गला दबाऊंगा। ये कौन सा इंसाफ है? इसी वजह से हम कहते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जस्टिस की बिना पे होनी चाहिए, लॉजिक ड्रिवन होनी चाहिए, एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। ये तो सिंपली ऐसी बात, ये तो टोटली कंट्रोल मैकेनिज्म है। आप मुझे बताइए, एक राज्य आप भी जानते हैं, सरकार बुलंद बांग दावे करती है कि अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना चाहता है, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहता है, एजुकेशन के फील्ड में कुछ करना चाहता है, हम उसको लैंड देंगे, हम उसको फैसिलिटीज देंगे, हम उसको सब्सिडीज देंगे। रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला कि अगर कोई स्कूल किसी भी सरकारी स्टेट लैंड या किसी भी जो है कम्युनिटी जी। लैंड पे है तो हम उसको सील करेंगे, सीज करेंगे। क्या ये डाइकॉट में नहीं है? क्या ये तजाद नहीं है? सो देयर इज समथिंग मोर देन व्हाट मीट्स द आई, बिटवीन द लाइन्स। लोगों को समझना है कि इस वक्त क्या हो रहा है। इस वक्त हमारे स्कूल तकरीबन, देखिए मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा इकरा जी, वो आप जी। सुनिए। जी। जालडगर जोन की बात करिए, भैया वहां पे 42 प्राइवेट स्कूल हैं और ओके। 42 स्कूल में से 21 स्कूल बंद हो चुके।
ये डाटा गवर्नमेंट सामने क्यों इस वक्त क्यों नहीं ला रही है? हमारे यहाँ बड़े बड़े स्कूल बंद हो रहे हैं, आरएमपी बडगुम बंद हो गया, कश्मीर वैली वाथुरा बंद हो गया, ऑर्बिट जो स्कूल बंद हो गया। हमारे स्कूल रोजाना बंद हो रहे हैं। 2015 से पहले यहाँ सिर्फ 7 सीबीएसई स्कूल थे, इस वक्त 138 सीबीएसई स्कूल हैं। हमारे पास 3250 स्कूल थे 2008 से पहले, इस वक्त हमारे 27, उसमें से भी 150 स्कूल बंद हो रहे हैं। ये जुल्म नहीं, इसके पीछे कोई साजिश नहीं तो और क्या मामला है? हम इसी वजह से पब्लिक को अवेयर करना चाहते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, अब ये जो मामला है, बेहतर तरीके से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर है, इस ताल्लुक से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज मुनक्किद हुई थी, उसमें भी कई सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया गया, अपना रद्दमल अपने सामने रखा। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अब जिस तरह के ये रूल्स अमेंड किए गए हैं, इसमें स्ट्रिक्ट एक्शंस का जिक्र किया गया है, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में इसकी क्या नतीजे सामने देखने को मिल सकते हैं? ये देखिए, स्कूल ओनर्स को डिह्यूमनाइज करके, क्रिमिनलाइज करके, पेनलाइज करके इतना डिस्करेज कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता, ये तो सिर्फ एक एस्पेक्ट है, ये आपके सामने सिर्फ अमेंडमेंट एक ही चीज आपने देखी जो सिर्फ इसमें पेनलाइज कर रहे हैं, फी कमेटी को पावर्स दे रहे हैं। इसके साथ सरकार ने एक और ऑर्डर भी इससे पहले अमेंड किया है। उसमें सरकार ने इतनी एनओसीज एनओसीज, गैर जरूरी एनओसीज लाई है कि जिनके होते हुए स्कूल चल ही नहीं सकता। मसलन मैं आपको बताऊंगा इकरा जी, इस पे हम हंसें, इस पे हम रोए, इस पे हम कितना अफसोस करें, पूरे कश्मीर, पूरे इंडिया में, पूरे दुनिया में कहीं पे भी आपने नहीं सुना होगा कि स्कूल वालों को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी लानी पड़ती है। हमें इस बार कहा कि अगर कश्मीर में कोई स्कूल है, इट शुड गेट एनओसी फ्रॉम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और जब हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास जाते हैं, वो कहते हैं भाई स्कूल हमारे अंडर आते ही नहीं है। और इस वक्त हमारे 700 से ज्यादा फाइलें बोर्ड में, डायरेक्शन ऑफिस में इस वक्त रखी हुई है, उनको अप्रूवल नहीं दिया जा रहा है और स्कूलों को जबरदस्ती बंद किया जा रहा है। आपके सामने ये एक जो फी कमेटी का ही मामला है, लेकिन हमारे सिर्फ देखिए, एक तरफ से फी कमेटी है, दूसरी तरफ से डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है, गवर्नर्स की ग्रीवेंस सेल है, लेबर लॉज हैं, ठीक, क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट्स के साथ, इसके बाद प्रोविडेंट फंड लॉज हैं। अब देखिए कितने सारे इदारे उन्होंने हमारे सर के ऊपर रखे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर यही है, देखिए गवर्नमेंट ने हर जगह यही बार बार यही इंडिया दिया, यही ऐलान होता है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फैसिलिटेट लोगों को करेंगे, एनओसीज कम करेंगे, रेगुलेशन को हम आसान करेंगे। लेकिन जब एजुकेशन की बात आई तो रेगुलेशन सख्त हो रहे हैं, लॉज टाइट हो रहे हैं, एनओसीज बढ़ाई जा रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता स्कूलों को बंद किया जा रहा है। अब इसी वजह से अब जब कहते हैं ना, अब हमारे सरों से पानी ऊपर हुआ है, इसी वजह से आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसला लिया है। ये जो हमने दी, सारे स्कूलों का मानना है कि ईदर गवर्नमेंट शुड अलाउ अस टू रन स्कूल्स और लेट्स क्लोज डाउन। चूंकि आपका कहना बिल्कुल बजा है, जो पेरेंट्स हैं उनका भी कहीं ना कहीं अपनी जगह पर ये मुतालबा है, वो चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट लिटरली एजुकेशन के हवाले से काफी ज्यादा सीरियस है तो गवर्नमेंट स्कूल में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें कि वो सेकंड थॉट ही ना ले प्राइवेट स्कूल्स का, पेरेंट्स बिल्कुल भी सोचे ही ना प्राइवेट स्कूल्स का, हालांकि वहां उन्हें पैसे खर्चने पड़ रहे हैं। यहाँ तो अगर गवर्नमेंट बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दे, वो वहां उनको दाखला दिला सकते हैं, वो कर सकते हैं। इकरा जी देखिए, मैं आपको बताऊं, हम बिल्कुल इसी हक में हैं कि सरकारी स्कूलों को इम्प्रूव करना चाहिए। कि जो आप प्राइवेट स्कूलों के पीछे पड़े हैं, जो बेचारों के पास कोई बजट नहीं है, वो बेचारे पेरेंट के फीस के हिसाब से ही चलते हैं। भाई आपके पास 12,000 करोड़ का पैसा, वो भी तो हमारा ही पैसा है। आप गवर्नमेंट स्कूलों को इम्प्रूव कर लीजिए, उनमें फैसिलिटीज दे दीजिए, ये मसला ही खत्म होगा। हमारी टांगे खींचने के बजाय, हमारे पैर काटने के बजाय, व्हाई डोंट यू डू वन थिंग, यू स्टैंड अप, अपने स्कूलों को ठीक कर लीजिए, उनको अपग्रेड कर लीजिए, मसला ही खत्म होगा। वरना हमने सोल्यूशन दिया है और ये सोल्यूशन हवा में नहीं दिया, आफ्टर डीप एंड एक्सटेंसिव रिसर्च दिया है कि डू वन थिंग, जिस तरह आप गैस की सब्सिडी पेरेंट्स के आप ये जो है कंज्यूमर के अकाउंट में डाल रहे हैं, इसी तरह से जो 11,500 रुपया आप खर्च करते हैं एक बच्चे पे गवर्नमेंट स्कूल में, वो 11,500 रुपया आप पेरेंट के अकाउंट में डालिए। ठीक, पेरेंट
सीधी से आपको पैसा नहीं डालना, आपको एकेडमिक वाउचर, उसको ना एजुकेशन वाउचर बोलते हैं, कि जिस ओके। स्कूल में भी जाएगा वही उसको कैश करेगा। उसके बाद हाँ। पेरेंट की मर्जी होनी चाहिए ना, पेरेंट कंज्यूमर है ना, कि वो किस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराए। मसला ही खत्म होगा, जहां वो सेटिस्फाई होगा वहां वो अपने बच्चे का एडमिशन कराएगा। ऐसा आप कर नहीं रहे हैं। इसके बाद आप जो कमेटी बना रहे हैं, आप फी फिक्सेशन की कमेटी की बात कर दीजिए। जज भी पेरेंट है, जो वहां दो तीन क्लर्क है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही है, वो गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर जो रहे, वो भी पेरेंट है। आप मुझे बताएं हमारी नुमाइंदगी कौन करेगा? ओके। मुद्दी भी वही, मुंसिफ भी वही, वकील भी वही, जज भी वही। तो मुझे ठीक। बता, इसी वजह से हम चाहते हैं कि एजुकेशन शुड बी पॉलिटिक्स न्यूट्रल, एजुकेशन शुड बी चाइल्ड सेंट्रिक। हमें कोई जी। एतराज नहीं है, ट्रांसपेरेंसी हो, आप 10 रूल लाइए, लेकिन ये रूल हमारे लिए नहीं, आप अपने लिए भी इनको लागू कर दीजिए। एक बात। दूसरी बात, क्या प्राइवेट स्कूलों पे आप ये जो फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं, वहां आपके कहने के हिसाब से, सरकार के कहने के हिसाब से अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, तो भाई हम मानते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको भी वो फैसिलिटीज होनी चाहिए। Why don't you provide facilities to them? So it's as simple as anything, उसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। इसी वजह ओके। से हमारा ये मानना है कि ये पॉलिसीज इल कंसीव्ड हैं। ये पॉलिसीज, जो मैं बार बार कहता हूं कि हमें खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि ये गवर्नर साहब को क्यों मिसलीड कर रहे हैं। इसी वजह से हमने कोई लंबा चौड़ा जो है कोई बहस हमने नहीं छेड़ा है। हम सिंपली सरकार से कहते हैं कि भाई या तो आप दूसरे स्टेट्स के एक्ट यहां लागू कीजिए, वी विल वेलकम, बीट यूपी, बीट राजस्थान, बीट महाराष्ट्र, बीट दिल्ली, हमें खुशी है, हम खुशी खुशी उसको मानेंगे। वरना अगर आपको लगता है कि आपका एक्ट सबसे अच्छा है, तो मोदी साहब को आप जो है रिकमेंड कीजिए कि सारे इंडिया में यही एक्ट लागू हो, हमें कोई अफसोस ही नहीं है। क्यों मैंने जिस क्यों तरह से अर्ज किया ही था आगाज में कि जदीद दौर का तकाजा है, वो अमीर पेरेंट हो या गरीब पेरेंट हो, हर कोई चाहता है कि मयारी तालीम से वो बच्चे को रोशनास करे, मयारी तालीम उन्हें मिले। तो इस ताल्लुक से वो चाहते हैं कि अगर कोई प्राइवेट स्कूल उतना हाई लेवल है भी नहीं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि उनका दाखिला एटलीस्ट वहाँ हो, तो बुनियादी फैसिलिटी से वो महरूम ना रहे, जो कि हम देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में हमारे यहाँ होती नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल्स हमारे उतने मयारी यहाँ पर है नहीं, क्वालिटी वाइज, स्ट्रक्चर वाइज होते नहीं है। इस वजह से पेरेंट जो है वो गरीब ही क्यों ना हो, प्रेफर करता है कि उसे प्राइवेट स्कूल में ही दाखिला मिले। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि अब आपने जो डिसीजन लिया हुआ है इस फैसले को लेकर, वो ये कि या तो हमारी डिमांड्स को इस तरह से तस्लीम किया जाए या हम पूरी तरह से स्कूल्स को ही बंद करेंगे। हम किसी भी कीमत पे जो फी फिक्सेशन कमेटी है, जो इसका बिहेवियर है, जो इसके काम करने का ढंग है कि वो फिजिकली कहीं जाते नहीं, जो इसकी कंपोजिशन है, हम उसके ऑर्डर्स पे अगर अमल करते हैं तो हमें स्कूल वैसे भी नहीं चलाएंगे, स्कूल वैसे भी बंद होंगे। मसला सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन का है। जब हम क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे तो हमारे स्कूल कैसे चलेंगे? क्वालिटी कम्स एट ए प्राइस। अगर हमारी इकोनॉमी ही चोक हो गई तो हम क्वालिटी कैसे दे पाएंगे? टीचर्स की ट्रेनिंग कैसे होगी? सो हमारे स्कूलों में फैसिलिटीज कहां से आएंगी? इसी वजह से हमारा ये कहना है, सरकार से हमने यही गुजारिश की है कि भाई ऐसा अगर आपको लग रहा है, अगर आप हमसे सेटिस्फाइड नहीं है, आपको लग रहा है कि हम प्रॉफिटिंग कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम जिस तरह से स्कूल चला रहे हैं इस तरह से स्कूलों को नहीं चलना चाहिए, हमें बताएं, हम स्कूल ही बंद करेंगे। आप अपने सिस्टम को अपग्रेड कीजिए, आप ही इस पूरे सेक्टर को चलाए, हमें कोई अफसोस नहीं। लेकिन जो ये इनडायरेक्टली आप हमें गले पे जो 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 आपने हमें जो है एक तरह से शिकंजा जो आपने कसा है, जो हमें एक तरह से जो है चोक कर रहे हैं, आप में चोक मत कीजिए, आप में स्ट्रगल साफ बताइए, हम स्कूल बंद करेंगे। वैसे भी अब कोई भी इन्वेस्टर एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं है, ना इन्वेस्ट करेगा। सीधी सी बात है, हमारे बच्चों को फिर दिल्ली जाना होगा, दूसरे स्टेट्स में जाना होगा। वैसे भी इस वक्त आप देख रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन के लिए एक पेरेंट मजबूर है, अगर उसको यहाँ नहीं मिलेगी वो बाहर जाएगा। हालांकि अगर आप कंपेयर करेंगे, कश्मीर के स्कूलों की फीस पूरे इंडिया के स्कूलों से कहीं ज्यादा कम है। इट्स वेरी वेरी इकोनॉमिकल, वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी चीप एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री। इसको एनकरेज करने के बजाय, अप्रिशिएट करने के बजाय डिस्करेज किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। हम इस क्वालिटी एजुकेशन के ताल्लुक से सरकार से ही गुजारिश करते हैं कि आप खुदारा एक चीज अच्छी तरह, ये कोई
मतलब उतना कोई बड़ा कोई मुअम्मा नहीं है, कोई तो कोई उतना उसमें जहन लगाने की जरूरत है नहीं। हमारे स्कूल ओपन है, हम किसी को मजबूर नहीं करते हैं हमारे स्कूल में आने के लिए, ये एक ऑप्शन है। और अगर हम क्वालिटी दे पाते हैं, पेरेंट आएगा। क्वालिटी हम नहीं देंगे, पेरेंट नहीं आएगा। फिर स्कूल भी डिफरेंट किस्म के हैं, ABCD, किसी में एक फैसिलिटी, किसी में दूसरी फैसिलिटी। ये ओपन इकोनॉमी है। अब अगर आपको रूल्स बनाने ही थे तो आपको स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। ये 4 कलर पॉलिसी बना के आप एजुकेशन सेक्टर को तबाही के दाने पे ले जा रहे हैं। हम मॉरली अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, इसके खिलाफ खड़ा होना, चाहे हमें सड़कों पे आना होगा, चाहे हमें कोई भी रास्ता इख्तियार करना होगा, हम करेंगे। लेकिन हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल तारीक नहीं होने देंगे। इस मसले पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का एक टेक, पेरेंट्स का एक टेक और गवर्नमेंट का एक टेक, लेकिन नहीं, यहाँ पर पेरेंट्स का आपने देखिए, पेरेंट्स हमारे साथ हैं। अगर पेरेंट्स की कोई जेन्युइन डिमांड है, हम ओपन है 24 आवर, हमारा ऑफिस, हमारा मेल, हमारे फोन नंबर, पेरेंट्स हमारे साथ हैं। ये सिर्फ फी फिक्सेशन कमेटी, उनके रोजगार का मसला है, उनके पर्क्स का मसला है। फी कमेटी, सीधी सी बात है, हर एक चाहता है कि मेरी कुर्सी कभी ना जाए, ये वही मामला है। और ये एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है। पेरेंट्स का हमसे कोई गिला नहीं है। हाँ, जी, अगर किसी वार साहब, हाँ, वार साहब, इसको हम आप जनरलाइज तो नहीं कर सकते। हो सकता है कि कई सारे पेरेंट्स जो है अपनी-अपनी तरफ से कुछ उनके मसले होंगे जो वो शायद आपके साथ फिर सॉर्ट आउट करते होंगे, वो मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन पेरेंट्स का अपना टेक हो सकता है इसमें, इसको हम जनरलाइज नहीं करेंगे। लेकिन आपसे यहाँ पर एक बात ज़रूर जानना चाहेंगे, चूँकि एक और मसला इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारी नोटिस में आया, इनफैक्ट हमारे ऑफिस में भी इस ताल्लुक से फ़ोन आते रहते हैं, वो ये है कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लिए जो प्राइवेट टीचर्स आपके यहाँ जो तालीम फराहम करते हैं, जो तालीम से बच्चों को आरास्ता करते हैं, ये कहा जाता है कि सबसे कम पे उन्हें मिलता है, सैलरी उनकी बहुत कम है, यूँ माने 7,000, 9,000, 10,000 तक। और आज की इस महंगाई के दौर को मद्देनजर रखते हुए आता ही क्या है? इस ताल्लुक से आपका क्या कहना है? इकरा जी, ये मैं मानता हूँ, आपकी ये बात बिल्कुल मेरे ये ज़मीर की बात का, ये दिल की बात का, ये मुझे इस बात का एहसास है कि प्राइवेट स्कूलों में सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट प्राइवेट टीचर होता है। वो क्वालिफाइड होता है, वो मेहनत करता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो सैलरी मिलती है वो बहुत कम है। इसी वजह से मैंने फी कमेटी से गुजारिश की थी कि आप हमें अलाउ कीजिए एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के साथ, एक मैकेनिकल सिस्टम के साथ, एक लॉजिकल सिस्टम के साथ, कि हम फीस बढ़ाएं जो एजुकेशन एक्ट में पहले था, ठीक, और उसी हिसाब से इंक्रीमेंट टीचर्स की हो जाए। मैं चाहता अब हूं, पेरेंट्स यहाँ बोलेंगे कि कितना फीस आप और बढ़ाएंगे, उनका भी तो एक टेक होगा ना। देखिए, मैं कहता हूँ, जैसे 2006 में क्या था कि 2006 में जब वहां पे कैबिनेट का ऑर्डर हुआ कि 10% स्कूलों को हर साल बढ़ाने की इजाजत होनी चाहिए, और उसी हिसाब से टीचर्स की भी इंक्रीमेंट होनी चाहिए। मैं इसके हक में हूं। मैं प्राइवेट टीचर्स के साथ जो ज्यादती हो रही है, मेरा मानना यह है कि फीस जो भी फिक्स करे उसमें सबसे पहले ख्याल टीचर्स का हो, क्योंकि टीचर्स के साथ जो जाते ये रुकनी चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि फी कमेटी ने कभी ये नहीं सोचा कि उनके ऑर्डर से कितने टीचर्स आज तक नौकरी खो चुके हैं। मैं सिंपल टीचर्स की बात ही नहीं करूंगा, हमारे ड्राइवर्स हैं इकरा जी, पिछले 3 सालों से हमारी ट्रांसपोर्ट फी नहीं आ रही है। और कितने सारे ड्राइवर्स जिनको हम 1,000-1,200 रुपया वजीफा देके मुश्किल से वो घर चला पाए, और उन लोगों ने पटरियों पे कपड़े बेचे, उन्होंने मजदूरी की, मुश्किल से अपने घर को चला पा रहे हैं। हमने बार बार फी कमेटी से, गवर्नमेंट से गुजारिश की कि भैया आप ऑर्डर निकालिए कि फी लेनी है कि नहीं लेनी है। 3 साल हो गए, फी कमेटी ने कोई ऑर्डर आज तक निकाला नहीं। ये नहीं सोचा कि ये 20,000 ड्राइवर्स और हेल्पर्स कहाँ जाएंगे, उनका घर, उनका चूल्हा कैसे जलेगा। देखिए कितनी क्राइसिस की बात है। मैं उस फी कमेटी के अफसरान से कहता हूं कि अगर आपकी एक ही महीने की तनख्वाह बंद होगी, आप तो सड़कों पे आएंगे। आप तो फी कमेटी को क्या, आप तो सरकार के खिलाफ कुछ भी कहेंगे। लेकिन आपने कभी नहीं सोचा कि आपने ये जो ट्रांसपोर्ट फी पे रोक लगाई है, पाबंदी लगाई है, वो ड्राइवर्स और उससे जुड़ा हुआ हेल्पर्स, दूसरा स्टाफ कहाँ जाएगा। अब सरकार की बात आप करिए, अगर सरकार को एहसास होता
कि ये पेरेंट्स, ये ड्राइवर्स, ये टीचर्स, इनके मुश्किलात क्या हैं। तो सीधी सी बात है, सरकार के पास हमारा अपना पैसा, अगर सिर्फ प्रोविडेंट फंड की बात करें, 1200 करोड़ रुपया प्रोविडेंट फंड के पास पड़ा हुआ है। हमने सरकार से गुजारिश की कि भाई कोविड था, 370 का मामला हुआ, वही 1200 करोड़ रुपया जो प्रोविडेंट फंड में पड़ा हुआ है वो स्कूलों को दे दीजिए। आज तो कोई इमदाद नहीं की। उल्टा जो टैक्सेस थे वो 10 टाइम्स बढ़ाई गई, म्यूनिसिपलिटी की फीस बढ़ाई गई, आरएनबी की फीस बढ़ाई गई, और जितने भी टैक्सेस थे ट्रांसपोर्ट के फी बढ़ाए गए। हम जो फीस ले रहे हैं ये हम ही तो नहीं ले रहे हैं, ये फीस तो सरकार के खजाने में जा रहा है। सरकार ये सिर्फ एक डिविएट एडमिशन को कर रहे हैं। अगर सरकार ईमानदार तौर पर देखेगी, उन्होंने टैक्सेस क्यों बढ़ाए, किस टैक्स में छूट दी, कोविड में कौन सा टैक्स कम किया। हम जो फीस ले रहे हैं वो तो बाकायदा उल्टा सरकार के पास भी उसमें एक अच्छा खासा हिस्सा जा रहा है। ट्रांसपोर्ट की बात ही ले लीजिए, हमारे ट्रांसपोर्ट पर रोड टैक्स भी बढ़ चुका है, टोकन टैक्स भी बढ़ चुका है, इंश्योरेंस भी बढ़ चुका है। ये सारे टैक्स हम पे कर रहे हैं, फिर भी इल्जाम हम ले रहे हैं। और इधर से रूल निकाला कि आप फीस मत दे दीजिए, फीस नहीं आएगी, फीस पे रोक है, स्कूल कैसे चलेगा। वैसे भी इस वक्त सरकार की ऐसा लग रहा है कि अगर सरकार अपनी पॉलिसीज पे नजरसानी नहीं करे तो मुझे लगता है कि 1-2 सालों में वैसे भी सारे स्कूल बंद हो जाएंगे, खासकर इकोनॉमी स्कूल तो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। लिहाजा इस वक्त जरूरत इस बात की है कि सरकार को, जिसने भी ये मशवरा दिया या जो इसके पीछे मुहर्रिकात रहे हों, वो दोबारा रिविजिट करें, देखें कि कम से कम प्राइवेट सेक्टर की कंट्रीब्यूशन 1990 से आज तक प्राइवेट स्कूल की कंट्रीब्यूशन देखें, और फिर देखें कि किस प्राइस पे हम क्वालिटी दे रहे हैं, और अपनी क्वालिटी भी देखें, हमारा भी बजट देखें, अपना भी बजट देखें। चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन के लिए जो भी रूल्स बनेंगे हम खुश हैं, ट्रांसपेरेंसी, मैकेनिकल सिस्टम हो, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये जो कंट्रोल मैकेनिज्म है, ये जो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ स्कूलों के बंद करने की एक चाल है। आखिरी सवाल, हम इस वक्त आखिरी लम्हे में हैं, तो आखिरी सवाल मेरी तरफ से ये होगा कि आम ज़हन इन रूल्स को पढ़ने के बाद शायद ये कहे कि अच्छा है, चेक रहेगा, तो हमें भी फिर ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आप, जो कि जिस तरह से आपने अभी फरमाया कि हम चाहते हैं कि इस पे नज़रसानी हो, नहीं होती है तो आप स्कूल्स बंद करेंगे। अब अगर आपसे रीज़न तलब किया गया कि आप इसके खिलाफ क्यों हैं? एक रीज़न बताइएगा जाते-जाते कि क्या रीज़न देंगे? सिंपल सी बात ये है हुँ। कि क्वालिटी एजुकेशन और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार ला रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्किल डेवलपमेंट और उसके साथ जो उसमें फैसिलिटी की बात कही गई है, किस तरह से पॉसिबल है कि आप हमारी इकोनॉमी चोक करेंगे, हमारी फीस पे पाबंदी लगाएंगे, हम फैसिलिटीज किस तरह दे पाएंगे, टीचर्स की ट्रेनिंग कैसे करा पाएंगे, क्वालिटी किस तरह से देंगे। सरकारें हमें बताए इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए, पिछले 3 सालों से पूरा निजाम दरहम बरहम हुआ, चाहे 370 की वजह से, चाहे कोविड की वजह से। जरूरत इस बात थी कि सरकार प्राइवेट स्कूलों को एक मोरेटोरियम या एक जो है ईज आउट करे रेगुलेशंस में, एनओसीज में, ठीक, ताकि हम एजुकेशन पॉलिसी को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए और अपनी क्वालिटी को, खासकर जो लर्निंग लॉस हुए हैं, निसा के मुताबिक 84% बच्चों का लर्निंग लॉस हो चुका है पिछले 3 सालों के दौरान। सरकार को तो फैसिलिटेट करना चाहिए। जब सरकार इसको फैसिलिटेट नहीं जो कर पा रही, तो आप मुझे बताइए किस तरह से प्राइवेट स्कूल कंट्रीब्यूट करेंगे। लिहाजा जाते जाते मैं तो यही एक बात सरकार से पूछता हूँ कि आप अपने बजट को कंपेयर कीजिए बाकायदा हमारे बजट के साथ। 11,500 रुपए आप एक बच्चे पे खर्च करते हैं, मैं 530 खर्च करता हूँ। अब आप ही बताइए, करिए 530 पे भी आप पाबंदियां आयद करेंगे, how is it possible that I will be able to run the schools? फिर तो ये आपका एक रीजन मिलेगा। तो अगर आप कहते हैं कि आपके रूल्स लॉजिक बेस्ड हैं, हमें कोई एतराज नहीं, तो इंडिपेंडेंट कमीशन बनाइए, एक जिसमें एक्सपर्ट्स हों, जिसमें इंडिपेंडेंट लोग हों, एजुकेशनिस्ट हों, स्कॉलर्स हों, वो जो फैसला करें हमें मंजूर है।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वारिस साहब, जिस तरह से आपने इसको एलॉबरेट किया, इस मसले पर आपने क्या फैसला लिया है, इस ताल्लुक से हमें बाखबर किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो ये उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में बेहतर नताइज हमें देखने को मिले। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।